एवरीवन, आई एम वरीशा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का टॉपिक लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को पढ़ना। The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil types as well as human factors such as population density, technological capability and culture and traditions etc. अब हम लैंड को कैसे कैसे यूज करने वाले हैं, कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी लैंड यूज होगी, वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर। ठीक है, दो फैक्टर कौन कौन से हैं? फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स। ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स यानी कि वहाँ की जमीन कैसी है, वहाँ का नेचर कैसा है, वहाँ की क्लाइमेट वगैरह कैसा है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है वहाँ पर कितनी खेती करेंगे, कैसे हम वहाँ पर लैंड को यूज करेंगे। ठीक है, जिस फिजिकल फैक्टर्स में क्या होगा, जैसे कि टोपोग्राफी क्या है वहाँ की। ठीक है, क्लाइमेट फैक्टर्स क्या है, सोयल का टाइप कैसा है, उस हिसाब से हम वहाँ पर लैंड को यूटिलाइज करते हैं। अगर सोइल वहाँ पर नरिश है, अच्छी है, जिसमें मतलब अच्छा खासा एग्रीकल्चर हो सकता है, तो उस जमीन पे क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा। अगर वहाँ की जमीन बैरन है यानी बंजर है, तो वहाँ पर हम इंडस्ट्रीज, रोड्स, घर वगैरह बनाएंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है वहाँ की टोपोग्राफी पर, क्लाइमेट पर, सोइल टाइप्स पर। ठीक है, तो ये तो क्या है, फिजिकल फैक्टर्स जिस पर डिपेंड करता है। दूसरा क्या है, ह्यूमन फैक्टर्स, यानी कि कुछ इंसानों के भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है उस पर डिपेंड करता है वहाँ पर क्या करेंगे। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, यानी कि हमारे पास कितनी टेक्नोलॉजी है उस एरिया के अंदर, ताकि हम उस लैंड का कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। कल्चर और ट्रेडिशंस क्या है, यानी कि वहाँ पर लोग मतलब कौन सा कल्चर फॉलो करते हैं, वो कैसे कैसे लैंड को यूज करते हैं। ठीक है, तो दो चीजों पर यहाँ पर हमारी लैंड कैसे यूज होने वाली है डिटरमाइन करती है। क्या क्या? फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में आगे टोपोग्राफी क्या है, क्लाइमेट क्या है, लैंड का नेचर क्या है। ठीक है, लैंड बैरन है या फिर काफी अच्छी है, काफी फर्टिलिटी है लैंड के अंदर। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है कि हम उस जमीन पर करने क्या वाले हैं। ठीक है, उस लैंड को हम किस पर्पज के लिए यूज करेंगे। अब आपकी क्लास 10th की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें पेज नंबर 6 पर आपको पाई चार्ट भी गिवन है। ठीक है, जिसमें बताया हुआ है कि कैसे कैसे लैंड यूज हुई थी। ठीक है, 1960 में और 61 यानी इस ईयर में, उस टाइम पर मतलब कैसे कैसे कहाँ पर लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन था, और फिर 2014 to 15 वाले ईयर में कैसे कैसे लैंड मतलब थोड़ी चेंज हुई, कैसे कैसे लैंड को यूटिलाइज करने लगे लोग। ठीक है, अगर हम 1960 वाला मैप देखें, उसमें देखें तो जो नेट जोन एरिया है वो 46% था। ठीक है, लेकिन अगर 2014-15 वाला देखें तो उसमें 45%, यानी कि नेट जोन एरिया थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, फिर ऐसे अगर फॉरेस्ट देखें तो 1960 से 1961 वाले ईयर में 18% फॉरेस्ट थे। ठीक है, लेकिन 2014 में बढ़कर कितने हो गए, 23%। तो फॉरेस्ट वगैरह थोड़े बड़े हैं। फिर 1960 वाले मैप में जो बैरन लैंड थी और जो अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड होती है वो कितनी थी, 18%। लेकिन अब 2014 वाले ईयर में कितनी हो गई, सिर्फ घटकर 5%। ठीक है, तो कुछ चेंजेस आए हैं इन ईयर्स में। ठीक है, 1960 के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं, 2014 का ही मैप दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो पाई चार्ट गिवन है जिसमें रिपोर्टिंग एरिया 100% है, यानी कि हर जगह से रिपोर्ट किया गया है, इंडिया का जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है उतना। ठीक है, तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना डिटेल में। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ लैंड इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो हमारी जितनी भी जमीन है, जितना भी हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना होता है, जितनी भी जमीन आपके कंट्री के टेरिटरी के अंदर आती है। ठीक है, तो जितना भी एरिया, जितनी भी जमीन हमारे इंडिया के, जिसको हम बोल सकते हैं इंडिया है, वो कितनी है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन लैंड यूज डेटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। लेकिन जितना हमारे पास टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है ना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इसका सिर्फ 93% हमारे पास डेटा अवेलेबल है कि 93% लैंड पर हमने क्या करा, बाकी की 7% लैंड का हमें पता ही नहीं है। ठीक है, उस पर हमने रिपोर्टिंग ही नहीं की है। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों है कि हमने उस पर रिपोर्टिंग नहीं की? ये इसलिए है क्योंकि जो हमारी कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी हमने अच्छे से रिपोर्टिंग नहीं की है, उनका सर्वे नहीं किया है, एक्सेप्ट असम। ठीक है, असम को छोड़कर जो सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ती हैं, उनकी अच्छे से रिपोर्टिंग नहीं हुई है। ठीक है, फिर जम्मू कश्मीर में वो वाले एरिया जहाँ पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का जो वो वाला एरिया है वहां पर भी अच्छे से रिपोर्टिंग, सर्वे वगैरह नहीं किया। ठीक है, तो इसीलिए हमारे जितनी भी पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है हमारे इंडिया का, उसका सिर्फ हमें 93% लैंड का पता है कि हमने उस पर क्या किया। बाकी की जो 7% एरिया है उस पर हमने रिपोर्टिंग या फिर सर्वे नहीं किया, इसीलिए हमें नहीं पता कि वहां पर कैसे कैसे लैंड का यूज हुआ है। ठीक है, हमारे पास कितना लैंड यूज डेटा है, 93%, यानी हमें इतनी लैंड का पता है हमने कहाँ पर इसको यूज किया। ठीक है, द लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज्ड। अब जो परमानेंट पेस्चर होता है, यानी कि जो ग्रेजिंग लैंड होती है जहाँ पर गाय, भैंस, बकरियां वगैरह चरती हैं, फिर खाना खाती हैं। ठीक है, वो जो जमीन है वो भी डिक्रीज हो गई है। अब हमारी इतनी सारी ह्यूज कैटल की पॉपुलेशन है, उसको कहाँ पर हम खिलाएंगे? ठीक है, उसको कहाँ पे ग्रेजिंग कराएंगे?
Most of the other than current fallow lands are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high. ठीक है, अब जो हमारी other than करंट फैलो होती है वो क्या होती है, 1 to 5 ईयर से जिस लैंड को हमने छोड़ा हुआ है उस पर कोई कल्टीवेशन नहीं हो रही, ठीक है, तो वो लैंड क्या है, या तो वो पुअर क्वालिटी की है, ठीक है। अब ये बताओ जिस लैंड को आपने 1 से लेकर 5 ईयर तक छोड़ दिया है, ठीक है, तो उसकी जो क्वालिटी है वो तो डिग्रेड होती चल जाएगी, फर्टिलिटी नहीं बचेगी उस लैंड में, तो वो क्या बन जाएगी, पुअर क्वालिटी की लैंड बन जाएगी, ठीक है। तो जो हमारी मोस्ट ऑफ दी अदर देन करंट फैलो लैंड है, यानी कि अधिकतर जो हमारी जमीन है जिसको हमने 1 से लेकर 5 इयर्स के लिए छोड़ दिया था बिना एग्रीकल्चर के, बिना कल्टीवेशन के, या तो वो पुअर क्वालिटी की है, और अगर आप उसको कल्टीवेट करना भी चाहते हो तो बहुत ज्यादा मनी लगेगा, क्योंकि पहले उसकी जो फर्टिलिटी है, उसकी जो मतलब पावर है वो इतनी ज्यादा डिग्रेड हो चुकी है, वो लैंड की फर्टिलिटी एकदम खराब हो चुकी है, तो उसको दोबारा कल्टीवेट करने में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स लगेंगे, ठीक है। इन टर्न मेन देखें तो बहुत सारा खर्चा आएगा, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई, ठीक है, तो उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारी अदर देन करंट फैलो वाली लैंड है उसको हम सिर्फ 2-3 सालों में जाकर 1 या फिर 2 बार ही कल्टीवेट कर पाते हैं, क्योंकि क्या, या तो उसकी क्वालिटी क्या एकदम खराब है, या फिर उसको कल्टीवेट करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगा, ठीक है। और अगर हम अदर देन करंट फैलो लैंड को नेट सोन एरिया में अगर हम इंक्लूड करें तो हमारा नेट सोन एरिया कितना आएगा, 54%, जो कि पहले कितना था, 45%, ठीक है। तो अगर यानी कि हम उस लैंड को अदर देन करंट फैलो वाली लैंड को अच्छे से कल्टीवेट करना शुरू करें, जिसमें काफी कॉस्ट लगेगा, लेकिन करें भी तो नेट सोन एरिया में कितने जुड़ जाएगा, फिर वो 54%, ठीक है, यानी हमारा नेट सोन एरिया काफी बढ़ जाएगा, जो कितना था 2014 वाले ईयर में सिर्फ 45%, ठीक है। तो अगर हम हमारी इस लैंड को अदर देन करंट फैलो वाली लैंड को कल्टीवेट कर फिर उसको नेट सोन एरिया में जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 54%. The pattern of net sown area varies greatly from one state to another. It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। अब जो नेट सोन एरिया का पैटर्न है, यानी कि किस स्टेट में कितना कितना हम नेट सोन एरिया यानी कि वहां पर कितनी बार खेती करते हैं, ठीक है। नेट सोन एरिया होता है कि एटलीस्ट साल में हम खेती एक बार वहां पर करें, ठीक है। तो नेट सोन एरिया का जो पैटर्न है वो हर स्टेट में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम पंजाब हरियाणा में देखें तो उनकी 80% से पूरी जो लैंड है, यानी पंजाब हरियाणा में जितनी भी उनकी जोग्राफिकल लैंड है उसमें 80% से ज्यादा, 80% से ज्यादा खेती ही खेती होती है उस जमीन पर, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो 10% से भी कम है। कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं यहाँ पर 10% से भी कम जमीन पर खेती होती है, जितने भी वहाँ की जमीन है, ठीक है। तो ये हमें क्या दर्शा रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हर स्टेट में जो नेट सोन एरिया है वो वराई करता है, सबका अलग अलग है। और क्यों है वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझा दिया था, क्योंकि वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। टोपोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल टाइप कैसा है। अगर आप हरियाणा पंजाब की मिट्टी देखोगे तो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, प्लेन्स है यहाँ पर, हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश यहाँ पर प्लेन जमीन होती है। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाओगे तो वहाँ पर प्लेट्यूज होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या, टूरिज्म हाई पर है फिर। तो यहाँ पर फिजिकल फैक्टर्स की वजह से ही पंजाब हरियाणा में 80% से ज्यादा लैंड पर क्या होती है, खेती होती है। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 10% से भी कम खेती होती है, क्योंकि वहाँ पर फिजिकल फैक्टर्स अच्छे नहीं है, ठीक है। टोपोग्राफी अच्छी नहीं है, क्लाइमेट अच्छा नहीं है, मिट्टी अच्छी नहीं है वहाँ की, वहाँ पर माउंटेन्स है। लेकिन पंजाब हरियाणा में अगर हम देखें तो क्या है, प्लेन्स वगैरह है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, 10% से भी कम खेती होती है। Forest area in the country is far lower than the desired 33% of geographical area as it was outlined in the National Forest Policy 1952. It was considered essential for maintenance of the ecological balance. The livelihood of millions of people who live on the fringes of these forests depends upon it. अब अगर हम हमारी कंट्री के अंदर फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं तो फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। अगर हम देखें 1960 वाला जो ईयर है उसमें क्या था, सिर्फ 18% था हमारा फॉरेस्ट एरिया, पूरा जितने भी ज्योग्राफिकल लैंड है, जो बढ़कर 23% हो गया 2014 वाले ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा कम देखने को मिल रहा है। कितना हम मतलब डिजायर करते हैं, फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा कम है जितना हम डिजायर करते हैं। 33% तो हर कंट्री में होना ही चाहिए। ये किसने कहा था, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो निकली थी 1952 में, ये 1952 में कहा था इन्होंने, ठीक है। और अगर हम मैप देखें 1960 का, यानी कि उसके 8 ईयर्स बाद भी हमारा सिर्फ 18% फॉरेस्ट एरिया था, जबकि इन्होंने कितना कहा था, 33% होना चाहिए, ठीक है। अब क्यों होना चाहिए फॉरेस्ट एरिया ज्यादा, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमें पता है फॉरेस्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, हम पहले ही पिछले क्लासेस में पढ़ते आए हैं। तो फॉरेस्ट एसेंशियल होते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। The livelihood of millions of people who live on the fringes of these forests depends upon it. अब जितनी भी हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन फॉरेस्ट के अंदर रहती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, मेनली फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो उन चीजों पर डिपेंड करती है। अब अगर हमारे फॉरेस्ट ही इतने कम होंगे तो जो हमारी मिलियन ऑफ पीपल
ट्राइबल पॉपुलेशन है जो मतलब वहाँ पर रह रहे हैं फॉरेस्ट में, वो क्या है, स्टार्व करेगी, जिससे कि हमारी जीडीपी घट जाएगी, हमारी कंट्री जो है बहुत ज़्यादा लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन रहे, फॉरेस्ट कवर एटलीस्ट 33% हो जाए। नाउ अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। अब एक पार्ट होता है लैंड का जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट लैंड, क्योंकि वहाँ की ज़मीन अच्छी नहीं है, या फिर वहाँ पर क्या है कि वहाँ की जो ज़मीन है उसको हमने अलग अलग एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए रख दिया है, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए। जैसे कि समझ लो किसी की ज़मीन की कोई ज़मीन अच्छी नहीं है, यानी कि उसकी लैंड की फर्टिलिटी एकदम खराब हो चुकी है, तो उस पर हम रोड्स बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। ठीक है, एक काम नहीं हो रहा दूसरा काम तो कर सकते हैं ना। वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रोकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस इंक्लूड सेटलमेंट्स, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्री एटसेट्रा। अब वेस्ट लैंड में क्या होता है, वो जो जमीन है वो रोकी यानी पथरीली है, एरिड यानी कि सूखी, डेजर्ट एरिया है, और वो जमीन जिसको हमने नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, बिल्डिंग, सेटलमेंट्स, घर और रोड्स बनाने के लिए यूज कर लिया है, वो हो जाती है हमारी क्या, वेस्ट लैंड। ठीक है, continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation। जब हम लैंड को कंटिन्यूस तरीके से यूज करते रहते हैं बिना ये सोचे भाई ये खत्म हो जाएगी, बिना ये सोचे भाई ये डिग्रेड हो जाएगी, बिना उसको कंजर्व किए, मैनेज किए, उससे क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन होता है किसी भी चीज़ का डिग्रेड होना, खराब होना, इस हद तक कि हम उसको दोबारा उस पर्पज के लिए यूज नहीं कर पाते, फिर उस पर आप रोड्स, बिल्डिंग, सेटलमेंट्स ही बनाते रहते हो। ठीक है, जब वो एग्रीकल्चर के लिए एकदम डिग्रेड हो जाती है। This in turn has serious repercussions on society and the environment। और इसके बाद क्या होता है, जब लैंड डिग्रेड हो जाती है तो क्या होता है कि हमारी सोसाइटी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा खराब चीज़ों का असर पड़ता है। जब लैंड खराब हो जाएगी तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, फिर उस पर हम रोड, सेटलमेंट्स, इंडस्ट्री बनाते फिरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा सीरियस उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इसमें हमने क्या देखा कि हम लैंड को कैसे यूज करते हैं, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फिजिकल फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स, लैंड कैसी है वहाँ की, उस हिसाब से हम देखेंगे कि उस लैंड को कैसे यूज करना है, क्लाइमेट कैसा है, पॉपुलेशन कितनी है, टेक्नोलॉजी कितनी है, उन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर हमने पाई चार्ट भी पढ़ा था, उसमें बताता है कि लैंड को हमने कैसे कैसे कहाँ पर इंप्रूवमेंट आया। ठीक है, कैसे कैसे हमने लैंड को पहले कैसे यूज करते थे, बाद में कैसे कैसे हमने उसका वेस्टेज थोड़ा रोका। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर मतलब जो वेस्ट लैंड कौन सी लैंड होती है, जो लैंड जिस पर मतलब हम एग्रीकल्चर यूज नहीं कर सकते, जो डिग्रेड हो चुकी है, और फिर जो बिल्डिंग्स, रोड्स ये सब बनाने के काम आती है। और लैंड डिग्रेडेशन भी फिर हमने पढ़ा कि अगर हम लैंड को बहुत ही कंटिन्यूस तरीके से, बहुत ही लगातार तरीके से यूज करते हैं, बिना उसको सोचे, बिना कंजर्व करे, तो उससे क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन की वजह से सोसाइटी पर बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, यानी कि लैंड कैसे डिग्रेड होती है और कैसे हम उसको बचा सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।